नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं केपी राजपूत बीएस टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए दोस्तों, जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो एक बार वीडियो को शेयर कर दें। नितेश, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आपके लिए भी। रामू, नमस्कार आपके लिए। नोगिया, हाय। अजय कुमार, राम राम सर आपके लिए भी। अजय कुमार जी, राम राम। पदम, राधे राधे आपके लिए भी। राधे पदम पदम राधे राधे। फौजी राम, गुड इवनिंग सर आपके लिए भी। गुड इवनिंग फौजी राम। हंसराज सैनी, गुड इवनिंग आपके लिए भी। गुड इवनिंग। दीपक कुमार सोनी, जय श्री राम आपके लिए भी। जय श्री राम। आज क्या पढ़ाओगे सर? आज ट्रांसफॉर्मर पढ़ाएंगे हंसराज जी। दीपक कुमार सोनी, चालू करो बस। चालू कर दिया है। पीयू क्यूट गर्ल, गुरुदेव को प्रणाम, आपको भी प्रणाम। ताराचंद, हाय, गुड इवनिंग सर आपके लिए भी। गुड इवनिंग। विजय, राम राम आपके लिए भी। राम राम विजय जी। राजकुमार, नमस्कार आपके लिए भी। नमस्कार राजकुमार जी। हंसराज, राम राम आपके लिए। राम राम। ताराचंद, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नरेंद्र जी, राम राम। चलिए दोस्तों, तो सभी के मैंने कमेंट्स पढ़ लिए हैं दोस्तों। अब एक बार जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों, जिससे जो विद्यार्थी अभी नहीं जुड़ पाए वो भी जुड़ सकें दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज अपना टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। इसी थ्योरी की मैंने लगातार 5 दिन एमसीक्यू सीरीज चलाई थी और इसी प्रकार अपन ट्रांसफॉर्मर की भी लगभग 5 से 6 दिन लगातार क्लास चलाने वाले हैं। तो सारे एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और सारे सेलेक्टेड यानी पिछली एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ऐसे वैसे क्वेश्चन उठा के आपको रख दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन आपके पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। चाहत, राम राम आपके लिए भी। राम राम चाहत जी। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास ट्रांसफॉर्मर। पहला क्वेश्चन अपने पास में, ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार का डिवाइस है? ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार का डिवाइस है? घूर्णीय, अचल, विद्युत स्थैतिक, चुंबकीय और इनमें से कोई नहीं। ट्रांसफॉर्मर, देखिए दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर, इसी को ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? परिणामित्र भी कहते हैं। परिणामित्र भी कहते हैं और इसी को दोस्तों एक्समर भी कहते हैं। याद रखना दोस्तों, इसका तीसरा नाम क्या है? एक्समर। ट्रांसफॉर्मर को ही क्या कहते हैं? एक्समर कहते हैं। इसी को परिणामित्र कहते हैं और इसी को ही ट्रांसफॉर्मर कहते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार की युक्ति है? क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुका है। नरेंद्र कुमार का सबसे पहले, नहीं हंसराज जी का आया सबसे पहले सी आंसर। नरेंद्र का बी आंसर, राजकुमार, दीपक, मोहनलाल का बी आंसर, दीपक का सी आंसर, ताराचंद सी, चात म्यूजिक पॉइंट, मोहनलाल बी आंसर। देखिए दोस्तों, घूर्णने का मतलब है ऐसी युक्ति या ऐसी मशीन जिसमें घूमने वाला पार्ट होता है उसे घूर्णीय कहते हैं, और जिसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अचल कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अचल होगा। राइट आंसर बी राइट आंसर है। ये पिछली एग्जाम यानी 2018 टेक्निकल हेल्पर 2018 थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। हमने ऐसे ही नहीं लिखा, यदि किसी के पास ओल्ड पेपर हैं तो आप उठा के देख लीजिएगा। टेक्निकल हेल्पर 2018 28 तारीख का जो पेपर लगा था उसकी थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार के डिवाइस है? तो आंसर रहेगा दोस्तों अचल, यानी इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। इंदर सिंह, गुड इवनिंग आपके लिए भी। गुड इवनिंग इंदर जी। चलिए दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। आवृत्ति में किसी भी परिवर्तन के बिना विद्युत ऊर्जा को किसी एक एसी सर्किट से दूसरे एसी सर्किट में बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला स्टैटिक उपकरण को कहा जाता है। स्टैटिक का मतलब वही आ गया दोस्तों स्थिर, या इसी को अपन कह सकते हैं अचल। तो आवृत्ति में किसी भी परिवर्तन के बिना विद्युत ऊर्जा को किसी एक एसी सर्किट से दूसरे सर्किट में बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला स्टैटिक उपकरण को क्या कहा जाता है दोस्तों? जनरेटर कहा जाता है, अल्टरनेटर कहा जाता है, इंडक्शन कहा जाता है और ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है दोस्तों। विद्युत ऊर्जा को एक एसी परिपथ से या एक एसी सर्किट से दूसरे सर्किट में बदलने के लिए क्या कहा जाता है दोस्तों? नरेंद्र डी आंसर, डी का मतलब ट्रांसफॉर्मर, पदम का भी डी आंसर,
दीपक कुमार सोनी, आपका भी डी आंसर है। मोहनलाल का डी आंसर है। हंसराज, ताराचंद, सभी का डी आंसर है। देखिए दोस्तों, जनरेटर जो होता है, जनरेटर क्या काम करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को, किसको, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, ये विद्युत ऊर्जा में। इंडक्शन जो मोटर होती है, अपनी जो मोटर है इंडक्शन जो मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को ये किस में बदलती है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को ये किस में बदलते हैं दोस्तों, ये बदलते हैं यांत्रिक ऊर्जा में। इंडक्शन मोटर किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक। और कौन सी विद्युत ऊर्जा, एसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और यदि अपन बात करें अल्टरनेटर भी किस में बदलता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा। और विद्युत कौन सी ऊर्जा में, एसी विद्युत ऊर्जा में। और जनरेटर किस में बदलता है दोस्तों, डीसी में, इसलिए अपन इसको डीसी जनरेटर कहते हैं। बाकी का ये जो जनरेटर है वो डिपेंड करता है आउटपुट क्या दे रहा है। आउटपुट यदि ये डीसी दे रहा है, डीसी जनरेटर और एसी दे रहा है, तो एसी जनरेटर और एसी जनरेटर को अल्टरनेटर कह देते हैं। देखिए दोस्तों, ये सभी ऊर्जा का रूपांतरण कर रहे हैं, जबकि ये रूपांतरण नहीं करता, ये एक परिपथ से दूसरे परिपथ में क्या करता है दोस्तों, एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। दूसरे परिपथ में ऊर्जा का स्थानांतरण करता है दोस्तों, यानी ये एक परिपथ से दूसरे परिपथ में भेजता है, आगे स्थानांतरण करता है। जबकि ये बाकी की जो अपने डिवाइस जो उपकरण पड़े हैं, ये सभी क्या है, रूपांतरण कर रहे हैं, यानी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं। जबकि ट्रांसफार्मर ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित नहीं करती है, बल्कि वो एक परिपथ से ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, ट्रांसफार्मर। राइट आंसर है ट्रांसफार्मर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। परिणामित्र, जिसको क्या कहते हैं अपन, ट्रांसफार्मर का प्रयोग खाली जगह के मान को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसका मान परिवर्तन करने के लिए किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए है आवृत्ति शक्ति गुणांक, जिसको अपन क्या कहते हैं, पावर फैक्टर, शक्ति और वोल्टेज। ट्रांसफार्मर का प्रयोग खाली जगह के मान को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नरेंद्र का सबसे पहले तीसरे में डी आंसर। राजस्थानी मीना, हेलो आपके लिए भी। मोहनलाल डी आंसर, चाहत का भी डी आंसर, ताराचंद डी आंसर, दीपक डी, हंसराज एफ फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। देखिए दोस्तों, एक तो होता है दोस्तों परिवर्तन, समझना दोस्तों, एक होता है परिवर्तन और एक होता है स्थानांतरित। स्थानांतरित का मतलब क्या है दोस्तों, स्थानांतरित का मतलब है भेजना, एक परिपथ से दूसरे परिपथ में भेजना। और परिवर्तन का मतलब है उसके मान को कम ज्यादा करना दोस्तों। ट्रांसफार्मर दो राशि के मान को कम ज्यादा करता है, या अपन कहें कि मेन रूप से तो एक को ही परिवर्तन कर रहा है, दूसरा उसके साथ ऑटोमेटिक परिवर्तित हो जाती है। और वह राशि है दोस्तों कौन सी, वोल्टेज। वोल्टेज के मान को परिवर्तन मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर का जो उपयोग किया जाता है वो वोल्टेज के मान को परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। इसके साथ में धारा ऑटोमेटिक परिवर्तित हो जाती है। जहां वोल्टेज का मान उच्च रखते हैं वहां धारा निम्न हो जाती है, और जहां धारा का मान निम्न रखा जाता है वहां वोल्टेज उच्च हो जाती है। लेकिन मेन रूप से जो प्रयोग करते हैं वो किसके रूप में, वोल्टेज के रूप में। अब देखिए दोस्तों, एक होता है परिवर्तन और एक होता है स्थानांतरित। यदि परिवर्तन की बात आए तो परिवर्तन करता है ये वोल्टेज, और इसके साथ में अपन इसको ले सकते हैं धारा का। वोल्टेज और धारा का ये परिवर्तन करता है, यानी ये वोल्टेज और धारा को कम ज्यादा करता है। जबकि स्थानांतरित की बात है, स्थानांतरित का मतलब है एक परिपथ से दूसरे परिपथ में भेजना। तो एक परिपथ से दूसरे परिपथ में भेजना, वोल्टेज को भी भेजता है, ये धारा को भी भेजता है, ये आवृत्ति को भी भेजता है, और ये शक्ति को भी भेजता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आराम से समझना दोस्तों। स्थानांतरित यदि पूछा जाए
क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ट्रांसफॉर्मर स्थानांतरित करता है। सबसे पहले स्थानांतरित को समझिएगा। स्थानांतरित का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना, और ट्रांसफॉर्मर जो है वो एक परिपथ से दूसरे परिपथ में भेजता है। क्या वोल्टेज को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में भेजता है, नहीं भेजता है? जैसे मान के चलिए 11 केवी वोल्टेज आ रहे हैं तो उसने 440 वोल्टेज कर दिया, तो इसने स्थानांतरित भी किया और परिवर्तन भी किया। धारा का मान के चलिए अपना यहाँ पर 20 एम्पियर है, और 20 एम्पियर को इसने 200 एम्पियर में परिवर्तन कर दिया, तो इसने परिवर्तन भी किया और स्थानांतरित भी किया। जबकि आवृत्ति जैसे मान के चलिए आपने इनपुट में 50 Hz दी, तो आउटपुट में भी तो 50 Hz निकाल रहा है, तो यानी स्थानांतरित तो कर रहा है, यानी एक परिपथ से दूसरे परिपथ में भेज तो रहा है, परिवर्तन तो नहीं कर रहा। परिवर्तन का मतलब है कम ज्यादा करना, और शक्ति के मान को भी स्थानांतरित करता है दोस्तों। यानी इनपुट में जितनी शक्ति देंगे आउटपुट में भी वो शक्ति निकालता है, जबकि लॉसेज के कारण हमेशा आउटपुट में जो शक्ति है वो कम मिलती है दोस्तों। आउटपुट में क्या मिलती है? कम मिलती है। याद रखना दोस्तों, स्थानांतरित पूछा जाए तो वोल्टेज, धारा, आवृत्ति, शक्ति, इन सभी को स्थानांतरित करता है, और परिवर्तन का पूछा जाए तो धारा और वोल्टेज को करता है। ठीक है दोस्तों। नेट प्रॉब्लम आ रही है? फौजीराम सर अभी फ्री नहीं हुए कोचिंग से, इस कारण जवाब नहीं दे पा रहे। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जैसे फ्री हो जाओ तब आप जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? वोल्टेज है। और यदि यहाँ पर आपको स्थानांतरित का पूछता तो अपन इसमें शक्ति भी लगाते, आवृत्ति लगाते, ये उपरोक्त सभी लगाते फिर अपन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रांसफॉर्मर का मुख्य कार्य क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए है वोल्टेज और शक्ति में परिवर्तन किए बिना आवृत्ति में वृद्धि या कमी करना, यानी वोल्टेज में कमी नहीं कर रहा है, परिवर्तन नहीं कर रहा, और शक्ति में परिवर्तन नहीं कर रहा है। इसके अलावा आवृत्ति में कमी या वृद्धि करना। दूसरा, आवृत्ति और वोल्टेज में परिवर्तन किए बिना शक्ति में वृद्धि या कमी लाना। सी है आवृत्ति और शक्ति में परिवर्तन किए बिना वोल्टेज में वृद्धि या कमी लाना, फ्लक्स में वृद्धि या कमी लाना। ट्रांसफॉर्मर का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? रामकेश राम आपके लिए भी। नरेंद्र का सबसे पहले सी आंसर आया दोस्तों। नरेंद्र सबसे पहले आंसर दे रहा है। आप इतने भी विद्यार्थी जुड़े हुए, क्या आप नरेंद्र से पहले आंसर नहीं दे सकते हो? 3-4 दिन से लगातार सबसे पहले जो आंसर आ रहा है वो नरेंद्र का आ रहा है, और नरेंद्र के लिए, इसके लिए मैं आपको नरेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप इस चीज़ का बुरा मत मानना कि मैं पहले देता हूँ तो सर मेरे क्यों नहीं कहते हैं कि सबसे पहले औरों की क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, एक दूसरे के साथ कंपटीशन होना चाहिए कि मैं इससे पहले आंसर दूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी लगती है। ताराचंद सी आंसर, ताराचंद। चाहत म्यूजिक का भी सी आंसर है, दीपक का भी सी आंसर, मोहनलाल, पदम, नरेंद्र। चलिए नरेंद्र जी, धन्यवाद आपका, बुरा मत मानना नरेंद्र जी, ठीक है। अविनेश, अगला देखो। चलिए पहले इसका देख लीजिएगा दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए दोस्तों, वोल्टेज और शक्ति में परिवर्तन किए बिना आवृत्ति में वृद्धि या कमी करना। गलत है दोस्तों, यानी वोल्टेज और शक्ति में परिवर्तन किए बिना ही आवृत्ति में वृद्धि या कमी करना गलत है। आवृत्ति और वोल्टेज में परिवर्तन किए बिना शक्ति में वृद्धि या कमी करना, ये भी गलत है दोस्तों। फ्लक्स में वृद्धि या कमी लाना, ये भी गलत है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या है? आवृत्ति और शक्ति में परिवर्तन किए बिना, यानी इनमें परिवर्तन नहीं कर रहा है, किए बिना वोल्टेज में वृद्धि या कमी लाना। तो सी आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ट्रांसफॉर्मर एक उपकरण है जो खाली जगह के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर एक उपकरण है जो खाली जगह के लिए उपयोग किया जाता है एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए, डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए, बिना किसी प्रत्यक्ष कनेक्शन के एक परिपथ से दूसरे परिपथ, और है अप्लाइड एसी की आवृत्ति को परिवर्तित करना और आउटपुट के परिणाम को परिवर्तित करने में है दोस्तों। तो क्या है आंसर? ट्रांसफॉर्मर एक उपकरण है जो खाली जगह के लिए उपयोग किया जाता है। सुरेंद्र कुमार, राम आपके लिए भी सुरेंद्र। नरेंद्र का 5वें में सी आंसर। राजेश सी, मोहनलाल भी सी लगा रहे हैं। चाहत सर पीडीएफ है क्या? कोचिंग पीडीएफ किसकी चाहिए दोस्तों?
हाँ, चाहत किसकी पीडीएफ चाहिए आपको? ताराचंद का भी सी आंसर है। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, एसी को डीसी में परिवर्तन करना, ये एसी को डीसी में परिवर्तन नहीं करता है, डीसी को एसी में इसका भी काम नहीं करता है बिना किसी प्रत्यक्ष कनेक्शन के। यानी ट्रांसफॉर्मर की ये दोनों वाइंडिंग है, ये दोनों वाइंडिंग बिना किसी प्रत्यक्ष कनेक्शन के, दोनों जो वाइंडिंग है प्रत्यक्ष कनेक्शन के एक परिपथ से दूसरे परिपथ में क्या करते हैं? ये स्थानांतरित करते हैं। ये राइट आंसर है। और अप्लाइड एसी आवृत्ति को परिवर्तन करना, ये भी गलत और ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है? बिना किसी प्रत्यक्ष कनेक्शन के। दोनों वाइंडिंग दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ी होती है, ये केवल चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। एमसीक्यू क्वेश्चन बिल्कुल दोस्तों मिल जाएगी आपको पीडीएफ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रांसफॉर्मर का मुख्य कार्य क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर का मुख्य कार्य क्या है? मेन काम क्या है ट्रांसफॉर्मर का? वोल्टेज और शक्ति में परिवर्तन किए बिना आवृत्ति में वृद्धि या कमी लाना। वोल्टेज या शक्ति में परिवर्तन किए बिना आवृत्ति में परिवर्तन लाना। देखिए दोस्तों, ये रिपीट हो चुका है, ये रिपीट हो चुका है, इसलिए अपन इस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये भी रिपीट हो चुका है दोस्तों, टाइपर वाले ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसलिए अपन ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया दोस्तों, दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसलिए उन दोनों क्वेश्चनों को हटा दिया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफॉर्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर। म्यूचुअल इंडक्टेंस को ही सह प्रेरण कहते हैं दोस्तों, सह प्रेरण कहते हैं। इसी को ही अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, इसी को ही दोस्तों पारस्परिक प्रेरण कहते हैं दोस्तों। दूसरा है अगला सेल्फ इंडक्टेंस, इसको दोस्तों स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। विद्युत स्थैतिक प्रभाव, इसको इलेक्ट्रिक स्टैटिक इफेक्ट कहते हैं। ताप प्रभाव हीटिंग इफेक्ट और रासायनिक प्रभाव। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? चलिए दोस्तों, हंसराज सैनी 8वें में आंसर, ऋषिकेश प्रजापति आंसर, मोहनलाल का आंसर, दीपक, रामकेश, मोहनलाल, इंद्रपाल और सभी का दोस्तों ए आंसर है। बहुत बढ़िया दोस्तों। अन्योन्य प्रेरण, बहुत बढ़िया दोस्तों। देखिए दोस्तों, यदि आपसे एक से अधिक वाइंडिंग, देखिए अपने जो ट्रांसफॉर्मर हैं वो जनरली उनमें दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। यदि सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की बात करें उसमें एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी होती है, और थ्री फेज की बात करें तो उसमें तीन प्राइमरी और तीन सेकेंडरी होती है। तो जनरली यदि ट्रांसफॉर्मर पूछा जाए, उसने ना वो आपको स्टेप अप या ऑटो या कोई भी ट्रांसफॉर्मर आपको दिया है, केवल ट्रांसफॉर्मर दिया है, तो हमारा आंसर होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। और यदि यहाँ पर ऑटो लगा हुआ आ जाता, क्या लगा हुआ आ जाता दोस्तों? ऑटो ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ आ जाता, तो हम आंसर देते सेल्फ इंडक्टेंस। ऑटो ट्रांसफॉर्मर सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है और एक ही वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का काम करता है दोस्तों। तो स्वप्रेरण क्या है दोस्तों? स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? जब किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी एक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध यदि उसी कुंडली द्वारा किया जाए तो उसे कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्वप्रेरण। और यदि धारा के मान में, यदि किसी एक वाइंडिंग में एसी धारा प्रवाहित की जाए और धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध यदि दूसरी कुंडली द्वारा किया जाए तो उसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसलिए इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? म्यूचुअल इंडक्टेंस। सभी का राइट आंसर है दोस्तों। वॉइस नहीं आ रही है? चलिए हंसराज जी, वॉइस नहीं आ रही है क्या? और भी बताएं दोस्तों, आवाज नहीं आ रही है क्या? सुरेंद्र कुमार सर, आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी आपका। हंसराज जी कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है क्या? आपको आवाज़ नहीं आ रही है क्या? और भी बता सकते हैं आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। चलिए दोस्तों, तो हंसराज जी आप वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा अपने फ़ोन की। चलिए दोस्तों,
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ट्रांसफॉर्मर का जो कार्य सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? फैराडे का नियम, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम या फ्लेमिंग का नियम। फैराडे का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस पर आधारित है दोस्तों? चलिए मोहनलाल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आ रही है। नरेंद्र कुमार ए आंसर लगा रहे हैं सबसे पहले। चात आ रही है, ओके, चात का ये आंसर, सुरेंद्र कुमार ये आंसर। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? फैराडे का नियम, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, फ्लेमिंग का नियम। तो सभी के राइट आंसर है दोस्तों। किस नियम पर काम करता है? फैराडे के नियम पर। देखिए दोस्तों, फैराडे के नियम अनुसार फैराडे ने क्या कहा था, यानी जब किसी चालक द्वारा फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाए, जैसे ये कोई चालक है, इस चालक द्वारा यदि फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाए, किसके मान में? फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाए, तो इस चालक में ईएमएफ पैदा हो जाता है दोस्तों, फैराडे के नियम अनुसार। और पैदा हुआ ईएमएफ जो होता है उससे कौन सा ईएमएफ कहते हैं दोस्तों? प्रेरित ईएमएफ कहते हैं। कौन सा ईएमएफ कहते हैं? प्रेरित ईएमएफ कहते हैं। और प्रेरित ईएमएफ हमेशा एसी रहेगा, याद रखना दोस्तों। फैराडे के नियम अनुसार जब भी ईएमएफ पैदा होगा तो वो कौन सा होगा दोस्तों? एसी होगा। अब देखिए दोस्तों, अब जो ट्रांसफॉर्मर है ये स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ, ट्रांसफॉर्मर स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ पैदा करता है। और जबकि यदि अल्टरनेटर और जनित्र की बात करें, वो गतिजन, उनमें गतिजन प्रेरित ईएमएफ पैदा होता है। तो ट्रांसफॉर्मर में स्थितिजन ट्रांसफॉर्मर की यदि अपन बात करें तो ट्रांसफॉर्मर में स्थितिजन प्रेरित ईएमएफ होता है। स्थितिजन प्रेरित ईएमएफ का मतलब है कि यानी चालक के घूमे बिना उसकी स्थिति के कारण पैदा होने वाला ईएमएफ स्थितिजन ईएमएफ होता है। और गतिजन ईएमएफ यानी गति के कारण पैदा होने वाला ईएमएफ गतिजन ईएमएफ होता है। तो अल्टरनेटर और जनित्र में जो ईएमएफ पैदा होता है वो गतिजन ईएमएफ होता है। और ट्रांसफॉर्मर में पैदा होने वाला ईएमएफ कौन सा है दोस्तों? स्थितिजन ईएमएफ है। इसमें चालक गति नहीं करता है, यानी चालक को जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लक्स के मान में, एसी धारा होने के कारण फ्लक्स के मान में स्वतः ही परिवर्तन होता है और चालक स्थिर रहकर फ्लक्स का छेदन करते हैं। इसके कारण उस चालक में ईएमएफ पैदा हो जाता है दोस्तों। हंसराज जी, आपके अलावा आवाज़ में और किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है? बाकी सबको आवाज़ आ रही है। आप एक बार उसको बंद करके दोबारा चलाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? फैराडे के नियम अनुसार काम करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडक्शन मोटर के समान सिद्धांत पर कार्य करती है। इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत के या इंडक्शन मोटर किसके समान सिद्धांत पर कार्य करती है? इंडक्शन मोटर खाली जगह के समान सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन ए है डीसी, जनित्र, डीसी मोटर, ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर। इंडक्शन जो मोटर होती है यानी 3 फेज जो इंडक्शन मोटर है यानी एसी से चलने वाली जो मोटर है वो किसके सिद्धांत के समान कार्य करती है? चाहत, नरेंद्र का सबसे पहले सी आंसर, मोहनलाल का सी आंसर, ताराचंद सी आंसर, बहुत बढ़िया दोस्तों। चाहत का भी आंसर, सुरेंद्र सी आंसर लगा रहे हैं आप, हंसराज सैनी, ट्रांसफॉर्मर, बहुत बढ़िया। प्यू क्यूट गर्ल सी आंसर आपका भी, चलिए धन्यवाद प्यू। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, इंडक्शन जो मोटर है वो ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत पर काम करती है। इंडक्शन मोटर समझिए दोस्तों, इंडक्शन जो मोटर है, इंडक्शन मोटर का जो ये स्थिर भाग है, ये जो स्थिर भाग है इसको कहते हैं दोस्तों क्या? स्टेटर कहते हैं, स्टेटर कहते हैं। और बीच वाला जो ये भाग है, ये बीच वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये रोटर कहलाता है। क्या कहलाता है? रोटर कहलाता है। डीसी जो इंडक्शन जो मोटर है उसमें 3 फेज सप्लाई दी जाती है, रोटर को सप्लाई नहीं दी जाती है, स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दी जाती है। और फैराडे के नियम अनुसार ये जब रोटर वहां पर स्थिर रहेगा तो फैराडे के नियम अनुसार इस चालक में ईएमएफ पैदा हो जाता है।
क्या पैदा हो जाता है, ईएमएफ पैदा हो जाता है और इस ईएमएफ के कारण इसमें फ्लक्स होगा और दोनों फ्लक्सों की आपसी प्रतिक्रिया के कारण घूमने लग जाता है। इसी प्रकार ट्रांसफॉर्मर में देखिए दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग को ही सप्लाई दी जा रही है, प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दी जा रही है, सेकेंडरी वाइंडिंग को सप्लाई नहीं दी जा रही और सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा हो रहा है। इसी प्रकार थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर है उसमें स्टेटर को सप्लाई दी जा रही है, रोटर को सप्लाई नहीं दी जा रही है और रोटर में फैराडे के नियम अनुसार यानी इंडक्शन के कारण इसमें ईएमएफ पैदा हो रहा है, इंडक्शन के कारण ईएमएफ पैदा होता है, इसलिए इसको इंडक्शन मोटर कहते हैं दोस्तों। इसलिए ये किस सिद्धांत के अनुसार काम करती है, ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत पर। ओम भाटी इसी आंसर। अब आ गई आवाज, चलिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आवाज आ चुकी है हंसराज की। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक परिणामित्र ट्रांसफॉर्मर में दो प्रेरणित कुंडलियां होती हैं, एक ट्रांसफॉर्मर में दो प्रेरणित कुंडलियां होती हैं। अब ऑप्शन देखिएगा, चुंबकीय रूप से अलग और वैद्युतिक रूप से संबंधित। क्वेश्चन को समझना दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर में दो कुंडलियां होती हैं, एक को अपन प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और दूसरे को कौन सी वाइंडिंग कहते हैं दोस्तों, सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्मर में दो प्रेरणित कुंडलियां होती हैं जो चुंबकीय रूप से अलग और विद्युत रूप से संबंधित होती हैं, विद्युत रूप से अलग और चुंबकीय रूप से अलग, विद्युत रूप से संबंधित और चुंबकीय रूप से संबंधित, विद्युत रूप से अलग और चुंबकीय रूप से संबंधित होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों बताइएगा, ट्रांसफॉर्मर की दोनों कुंडलियां आपस में संबंधित होती हैं। नरेंद्र डी आंसर, ताराचंद का भी डी आंसर, मोहनलाल, हंसराज, ओमी भाटी, राज धाकड़ का अलग आंसर आया है सी, फौजीराम डी आंसर, ओमी भाटी डी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने डी आंसर लगाया है बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग है, जिस वाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और जिससे सप्लाई यानी जिस पर लोड लगाया जाता है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं दोस्तों। तो देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग यानी इनपुट कौन सी वाइंडिंग को दिया जाता है दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग को दिया जाता है। दोनों वाइंडिंग आपस में पृथक होती है यानी तारों से आपस में जुड़ी हुई नहीं होती हैं। यदि तार इसके साथ में जुड़े हुए होते तो हम कह देते हैं वैद्युतिक रूप से जुड़ी हुई है। वैद्युतिक रूप से तो क्या है दोस्तों, वैद्युतिक रूप से तो अलग है, लेकिन किस रूप में जुड़ी हुई है, ये चुंबकीय रूप में जुड़ी हुई है। तो विद्युत रूप से अलग और चुंबकीय रूप से संबंधित, राइट आंसर है डी। जबकि देखिए दोस्तों, पहले में क्या कह रहा है, चुंबकीय रूप से अलग और विद्युत रूप से संबंधित। यदि तार आपस में जुड़े होते तो हम कहते थे विद्युत रूप से संबंधित है, इसलिए यह भी नहीं होगा। विद्युत रूप से अलग, चुंबकीय रूप से अलग, फिर जुड़ी किससे है, यह भी गलत है। विद्युत रूप से संबंधित, चुंबकीय रूप से संबंधित, ये दोस्तों गलत है। यदि आपसे ऑटो ट्रांसफॉर्मर में पूछा जाए तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में ये आएगा, विद्युत रूप से भी जुड़ी होती है प्राइमरी और सेकेंडरी, क्योंकि उसमें होती ही एक वाइंडिंग है दोस्तों। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में एक वाइंडिंग होती है, उसके कुछ भाग को प्राइमरी के रूप में और कुछ भाग को सेकेंडरी के रूप में, तो इसलिए हम कह देते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर विद्युत और चुंबकीय दोनों रूप से जुड़ा होता है। जबकि जनरली ट्रांसफॉर्मर की बात करें यानी अन्य ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो वो विद्युत रूप से अलग होता है और चुंबकीय रूप से जुड़ा होता है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा डी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, जिन्होंने डी आंसर लगाया उनका एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक कुंडली पर ताप, ताप नहीं है दोस्तों, ये तार है। क्या है, तार। ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली पर तार के घुमाव की संख्या में वृद्धि कर दी जाए तो होगा। ये आपके पास में कुंडली है, दोनों कुंडली हैं दोस्तों। अब यहां आपसे कह रहा है कि द्वितीयक कुंडली, प्राइमरी कुंडली किसे कहते हैं दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग किसे कहते हैं दोस्तों, सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं दोस्तों। जिस पर लोड लगाते हैं उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं और जिसको इनपुट सप्लाई दी जाती है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। अब किधर की तरफ वोल्टेज ज्यादा होंगे वो डिपेंड किस पर करता है दोस्तों। तो अब यहां क्वेश्चन कह रहा है कि तार में क्या कर दी जाए, घुमावों की संख्या में वृद्धि कर दी जाए, यानी लपेटे अधिक कर दिए जाए सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो द्वितीयक में धारा में वृद्धि होगी, द्वितीयक में धारा में कमी होगी, द्वितीयक धारा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और प्राथमिक धारा में वृद्धि होगी। याद रखना दोस्तों, यहां वोल्टेज से नहीं पूछ रहा है, यहां धारा से पूछ रहा है और वोल्टेज के अपोजिट होगी धारा। ट्रांसफॉर्मर
एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर, हाँ आदर्श ट्रांसफॉर्मर होता नहीं है दोस्तों, सिर्फ काल्पनिक है, ये माना जाता है। चलिए नरेंद्र का सबसे पहले बी आंसर, तारा चंद का भी बी आंसर, हेमराज डी आंसर, मोहनलाल का बी आंसर है, फौजीराम का बी आंसर है, हंसराज सैनी। नरेंद्र भाई तुम आंसर देते हो तब तक तो मैं क्वेश्चन ही पढ़ता हूँ। चलिए सुरेंद्र का भी आंसर, ओमी भाटी इसी आंसर, चाहत म्यूजिक पॉइंट भी आंसर। चलिए दोस्तों चलिए दोस्तों, चलिए सुरेंद्र का भी आंसर, ओमी भाटी सी आंसर, चाहत बी आंसर, वीर बहादुर सिंह बी आंसर, जितेंद्र वैष्णव सर जीके की क्लास नहीं होगी। नहीं दोस्तों, आज भी जीके की क्लास नहीं होगी, हो सकता है उनका मंडे तक उनके साथ क्लास नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, बाकी अपनी टेक्निकल की क्लास चलने वाली है, टेक्निकल के विद्यार्थी लगातार जुड़ते रहें दोस्तों, अपनी क्लास में भी कोई व्यवधान नहीं है, अपनी क्लास लगातार चलने वाली है दोस्तों। चलिए बी आंसर। अब देखिए दोस्तों, जिधर की तरफ टर्नों की संख्या ज्यादा होती है, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ट्रांसफॉर्मर की कौन सी वाइंडिंग में वोल्टेज अधिक होते हैं दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, ना प्राइमरी में आंसर देना है ना सेकेंडरी में देना है। जिधर की तरफ टर्न ज्यादा है उधर की तरफ वोल्टेज भी क्या है, ज्यादा है दोस्तों, और जिधर वोल्टेज ज्यादा है उधर धारा कम है। अब देखिए दोस्तों, यहां आपसे कह रहा है कि सेकेंडरी में टर्नों की संख्या अधिक कर दी जाए, यानी सेकेंडरी में टर्नों की संख्या बढ़ा दी। सेकेंडरी में टर्नों की संख्या बढ़ गई तो टर्न अधिक तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा दोस्तों, वोल्टेज भी अधिक, और वोल्टेज अधिक तो धारा कम। धारा क्या होगी दोस्तों, कम। याद रखना, टर्न अधिक वोल्टेज अधिक तो धारा कम होगी दोस्तों। तो द्वितीयक में ही आपको आंसर देना है। द्वितीयक में धारा में क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा, द्वितीयक में धारा में क्या हो जाएगी, कमी, और प्राइमरी में धारा बढ़ जाएगी। प्राइमरी का यहाँ नहीं दे रखा है, हाँ बिल्कुल दे रखा है दोस्तों। प्राइमरी धारा में भी क्या हो जाएगी, प्राइमरी धारा में वृद्धि हो जाएगी और द्वितीयक धारा में क्या हो जाएगी, कमी। तो ये भी राइट आंसर है दोस्तों, डी भी अपन मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं भाई, आपसे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखो आंसर दो लेकिन राइट आंसर दो, वो तो एक अपनी बस ऐसे हंसी मजाक वाली बात है। आप आंसर दो, कभी भी दो, लेकिन आंसर सही दो। फौजीराम सर डी आंसर भी सही है, हाँ बिल्कुल फौजीराम, मैं आपको बता चुका हूँ, यानी सेकेंडरी धारा में कमी होगी तो प्राइमरी धारा में वृद्धि हो जाएगी। तो प्राइमरी धारा अधिक, सेकेंडरी धारा कम हो जाएगी दोस्तों। वैष्णव सर जुड़ चुके हैं दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। चलिए दोस्तों, वैष्णव सर कह रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रांसफॉर्मर निम्नलिखित पर कार्य करता है। ट्रांसफॉर्मर किस पर कार्य करता है दोस्तों? ऑप्शन ए है केबल। प्रधा का मतलब है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा, शॉर्ट में लिख दिया यहां पर प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती क्या है दोस्तों? धारा। केवल प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई पर, प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा सप्लाई पर, केवल दिष्ट धारा सप्लाई पर, इनमें से कोई नहीं। ट्रांसफॉर्मर कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है दोस्तों? ट्रांसफॉर्मर कौन सी सप्लाई पर काम करता है? मोहनलाल ए आंसर, नरेंद्र कुमार का भी ए आंसर है, चाहत म्यूजिक पॉइंट ए आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत सटीक आंसर आ रहे हैं, एकदम बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं दोस्तों। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ट्रांसफॉर्मर केवल कौन सी धारा पर काम करता है? एसी धारा पर करता है, डीसी पर नहीं करता है। इस क्वेश्चन की डिटेल से मैं चर्चा अगले वाले क्वेश्चन में करूंगा कि डीसी पर क्यों नहीं करता है, क्योंकि अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसमें डीसी वाला भी दे रखा है, इसलिए वहां चर्चा करूंगा डीसी पर क्यों नहीं करता है। यदि डीसी सप्लाई दे दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके लिए। तो आंसर क्या होगा दोस्तों?
आंसर क्या होगा दोस्तों, केवल एसी सप्लाई पर कार्य करता है। अजय कुमार महावर बिल्कुल एसी सप्लाई पर काम करता है। पीयू आपका भी बिल्कुल राइट आंसर है, एसी सप्लाई पर। मनीष कुमार गुड इवनिंग, आपके लिए भी गुड इवनिंग मनीष कुमार जी। चलिए दोस्तों, तो राइट आंसर है केवल प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए दोस्तों, देखने में तो आसान लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन यूपीपीसीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। यूपीपीसीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखने में आसान लगता है कि सभी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर कौन सी सप्लाई पर काम करता है, लेकिन यूपीपीसीएल 2014 में, नवंबर 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, निम्न में से किसकी सहायता से एसी वोल्टता सरलता से बढ़ाई घटाई जा सकती है? यानी ऐसा कौन सा उपकरण होता है जिसकी सहायता से एसी वोल्टेज को आसानी से कम और ज्यादा किया जा सकता है दोस्तों? कन्वर्टर, मोटर जनरेटर सेट, इसी को अपन एमजी सेट शॉर्ट में कहते हैं, एमजी सेट। क्या कहते हैं दोस्तों? एमजी सेट, मोटर जनरेटर सेट, ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर, जनरेटर। किसके द्वारा आसानी से एसी वोल्टता को घटाया बढ़ाया जा सकता है? मोहनलाल, इस बार तो सबसे पहले आंसर मोहनलाल का। रामू बेस्ट, नरेंद्र, चाहत, हंसराज, पीयू क्यूट गर्ल, ताराचंद, ओम भाटी, रामकेश, सुरेंद्र, फौजीराम, बिल्कुल सभी दोस्तों का एकदम राइट आंसर है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर। क्या है? ट्रांसफॉर्मर। कन्वर्टर, कन्वर्टर क्या काम करता है दोस्तों? ये एसी को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है। कन्वर्टर एसी को डीसी में बदलता है। मोटर जनरेटर सेट, मोटर जनरेटर सेट जो होता है दोस्तों, ये भी दोस्तों एसी को किस में बदलता है? एसी को किस में बदलता है? डीसी में बदलता है। यानी मोटर को एसी सप्लाई दी जाती है और जनरेटर क्या पैदा करता है दोस्तों? डीसी सप्लाई पैदा करता है। तो ये भी एसी को डीसी में बदलता है। रेक्टिफायर, ये भी एसी को डीसी में, एसी को डीसी में बदलता है। और जनरेटर जो होता है ये भी एसी को, जनरेटर जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को, वो किसको? यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है दोस्तों? डीसी में बदलता है। अब देखिए दोस्तों, यहां बदलने वाली बात नहीं कर रहा है, यहां पूछ रहा है घटाया बढ़ाया किससे जा सकता है। तो इनमें से किसी के द्वारा घटाया बढ़ाया नहीं जाएगा, ये सभी चेंज करने वाले हैं दोस्तों। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, मैंने यहां पर आपको बताया कन्वर्टर एसी को डीसी में, रेक्टिफायर एसी को डीसी में, एमजी सेट एसी को डीसी में। तो डीसी को एसी में कौन बदलता है? डीसी को एसी में कौन बदलता है दोस्तों? डीसी को एसी में कौन बदलता है? डीसी को एसी में कौन बदलता है? देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है दोस्तों। यह आपका राइट आंसर है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के द्वारा हम आसानी से उच्च वोल्टेज को निम्न में तथा निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, एसी को डीसी में कौन, वो डीसी को एसी में कौन बदलता है? एसी में न्यूनतम फेज दोस्तों सिंगल फेज ही होता है, सिंगल फेज। ताराचंद, ये आंसर जनरेटर। जनरेटर दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को डीसी में बदलता है। फौजीराम, इन्वेटर, बहुत बढ़िया। नरेंद्र का राइट आंसर है इन्वेटर। फौजीराम ने भी दिया लेकिन अशुद्ध लिख पाए हैं, इन्वेटर ही लिख रहे थे। हंसराज, इन्वेटर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों। तो देखो, डीसी को एसी में इन्वर्टर बदलता है और बाकी के इनके द्वारा अपन डीसी में बदल सकते हैं। कन्वर्टर, मोटर जनरेटर सेट, रेक्टिफायर। ठीक है दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के संबंध में किसी ट्रांसफॉर्मर का ईएमएफ समीकरण क्या होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, यहां आपसे प्राइमरी, याद रखना, आपसे एक के बारे में नहीं पूछ रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंगों में ईएमएफ ज्ञात करने का समीकरण आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों वाइंडिंगों में ईएमएफ ज्ञात करने का समीकरण क्या होता है दोस्तों। सुमन गुजर, गुड इवनिंग, आपके लिए भी गुड इवनिंग। मोहनलाल, डी आंसर। सर मेरा सुनाओ। अच्छा, आपका क्या सुना है बताओ।
ताराचंद का डी आंसर, ओमी भाटी का भी डी आंसर, मोहनलाल डी आंसर, नरेंद्र ई, चंदू गुड इवनिंग आपके लिए भी, चंदू जी लेट जुड़े आप, ओम भाटी का डी आंसर, सुमन गुजर डी, फौजीराम डी आंसर। देखिए दोस्तों आप सभी जो आंसर लगा रहे हैं E2, E2 किसका है दोस्तों? E2 तो सेकेंडरी का है, E2 जो है वो तो सेकेंडरी का है और E1 जो है वो प्राइमरी का है, जबकि यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का पूछा जा रहा है दोस्तों, दोनों का पूछा जा रहा है। ऐसी न्यूनतम कितने फेज बनाए जा सकते हैं? बता दिया ना दोस्त, सिंगल फेज, सिंगल फेज से कम कौन सा फेज होता है? बिल्कुल दोस्तों सबका गलत आंसर है, सिर्फ एक विद्यार्थी ने राइट आंसर दिया है और वो है नरेंद्र। नरेंद्र का सही आंसर है, देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों इधर ट्रांसफॉर्मर में विद्युत भागफल ज्ञात करने का समीकरण है E बराबर 4.44 5m Fn। यह है दोस्तों ट्रांसफॉर्मर में विद्युत भागफल ज्ञात करने का समीकरण। अब यहां पूछ रहा है आपसे प्राइमरी, तो प्राइमरी का क्या होगा दोस्तों? प्राइमरी का होगा E1, यहां अपन 1 लगा देंगे तो इसका मतलब पहली वाइंडिंग का विद्युत भागफल 4.44 5m यानी मैक्सिमम फ्लक्स F, और यहां अपन को N1 लिख देना है बस। तो ये हो गया किसका दोस्तों? प्राइमरी का। सेकेंडरी का क्या होगा दोस्तों? E2 बराबर 4.44 5m Fn2, यहाँ E2 लिखा है, यहाँ N2 लिख दो। ये हो गया दोस्तों सेकेंडरी का। अब देखिए दोस्तों ये दोनों मैंने बता चुका हूं, ये दोनों राइट आंसर है। अब देखिए अगला है आपका E1 4.44 Fn। अब देखिए दोस्तों फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स m 5m का मतलब क्या है? 5m का मतलब है अधिकतम फ्लक्स, और फ्लक्स ज्ञात करने का समीकरण क्या होता है दोस्तों? B इंटू ए, ये होता है दोस्तों। B का मतलब है फ्लक्स घनत्व और A का मतलब है दोस्तों क्षेत्रफल। अब देखिए फ्लक्स घनत्व जो अपन ज्ञात करते हैं वो होता है 5m/A। इस समीकरण से बना है दोस्तों ये समीकरण, इस समीकरण से ये समीकरण बना है। तो अब मेरे को ये बताइएगा 5m का मतलब अधिकतम फ्लक्स ज्ञात करने का समीकरण B इंटू ए होता है, तो 5m के स्थान पर B इंटू ए भी तो रख सकते हैं। तो यहां 5m के स्थान पर रख दो V इंटू ए, ये भी राइट आंसर हो गया। अब यहाँ N1 कर देना। E2 देखिए दोस्तों 4.44 Fn2 इंटू वही B और A। ये जो B और A जो अपन ने लिया है ये सिर्फ इसकी वैल्यू रख दी है, बस सिर्फ थोड़ा सा घुमा दिया है। B और A जो अपन ने लिया है वो इसकी वैल्यू है, बाकी इसलिए ये सभी समीकरण क्या है? सही है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? E राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है दोस्तों? E है। चलिए दोस्तों, अरे सर E जवाब ही दे रहे थे पर अचानक से D हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, तो राइट आंसर है E। देखिए दोस्तों ये समीकरण बिल्कुल राइट आंसर है, और यहां जो चेंज किया है यहाँ फ्लक्स की वैल्यू रख दी है, यानी फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है? B इंटू ए होता है। तो यहाँ ये वाला समीकरण पहले वाली का हो गया, ये सेकेंडरी का, तो ये भी सही है, ये भी सही है, और चारों ही ऑप्शन सही है दोस्तों। तो राइट आंसर है E। अगला क्वेश्चन है किसी ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग में रेट किया जाता है, तो ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग है वो किस में व्यक्त की जाती है, किस में दी जाती है? केवीए में, केवीआर में, केडब्ल्यू में, वाट में या वोल्ट में? चलिए दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किस में दी जाती है दोस्तों? केवीआर, केवीए, रामू बिस्ट 16वें में आंसर लगा रहे हैं। अभी धाकड़ ये आंसर, फौजी का भी आंसर है, हंसराज, चाँद म्यूजिक ए आंसर, ताराचंद का भी आंसर, सुमन ए आंसर, नरेंद्र का भी ए आंसर, सुरेंद्र कुमार ए आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया है, सभी का ए आंसर है। देखिए दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग है, ट्रांसफॉर्मर
और अल्टरनेटर इन दोनों की जो रेटिंग है वो किस में दी जाती है, केबीए में। और देखिए दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर और संधारित्र इनकी जो रेटिंग है वो केबीआर में होती है। और जनित्र जो होता है अपना, उसमें वो किस में होता है, KW किलोवाट में। और ये किसकी है दोस्तों, ये शक्ति का है। ये किसका है, शक्ति का है। और वोल्ट किसका है दोस्तों, ये विभव का है। विभवांतर इन दोनों का है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग है वो किस में दी जाती है, केबीए में दी जाती है। केबीए में क्यों दी जाती है, के का मतलब है किलो वोल्ट एम्पियर। देखिए, ट्रांसफॉर्मर और अल्टरनेटर पर लगने वाला जो लोड है दोस्तों, वो लोड फिक्स नहीं होता, क्योंकि वो इंडक्टिव भी लोड हो सकता है, और वो कैपेसिटिव लोड हो सकता है। अब देखिए, इंडक्टिव लोड होगा तो वहां धारा पीछे हो जाती है और वोल्टेज आगे हो जाता है दोस्तों। और कैपेसिटिव लोड है तो वहां वोल्टेज पीछे हो जाती है और धारा आगे हो जाती है। इसलिए इसका जो मान है, वो रेटिंग है, वो केबीए में दिया जाता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर और अल्टरनेटर पर लगने वाला जो लोड है वो फिक्स नहीं होता। यानी वो इंडक्टिव लोड है या कैपेसिटिव लोड है, वो फिक्स नहीं होता है कि कौन सा लोड है। जबकि डीसी परिपथों का जो लोड है वो फिक्स होता है। डीसी परिपथों का फिक्स होता है वो, यानी वो कौन सा लोड है दोस्तों, वो रेजिस्टिव लोड होता है। जबकि एसी में इंडक्टिव और कैपेसिटिव दोनों प्रकार के लोड हो सकते हैं। इसलिए वहाँ वोल्टेज और धारा की वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती है। इसलिए वहाँ मान रेटिंग है वो केवीए में दी जाती है दोस्तों। ओके, हाँ, किलो वोल्ट एम्पियर। हाँ, पीयू क्यूट गर्ल जो केवी है, एमबीए का, ये इसकी बड़ी वो हो गई। एमबीए जो है वो इसका बड़ी रेटिंग है, केवीए का बड़ा एमबीए है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 8:30। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है। ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग, ये दो वाइंडिंग है दोस्तों। दोनों वाइंडिंगों के मध्य प्रतिरोध पूछा जा रहा है दोस्तों। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंगों के मध्य जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन ए है दोस्तों 0 होगा, 1 किलो ओम होगा, 100 किलो ओम होगा और अनंत होगा दोस्तों। ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों। अभी चंद सबसे पहले आंसर, डी आंसर, फौजीराम का डी आंसर, नरेंद्र का भी डी आंसर। चलिए नरेंद्र जी, इस बार आपसे पहले भी कुछ आंसर आ रहे हैं। रामू बिष्ट का भी डी आंसर है, मनीष डी आंसर, सुमन गुजर डी आंसर, तारा चाहत, ओम बिष्ट, ओम भाटी, हंसराज आपने डिलीट कर दिया है, नोगिया, ओम भाटी, बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का डी आंसर है। क्या होगा दोस्तों, अनंत होता है। क्या होता है दोस्तों, अनंत होता है। देखिए दोस्तों, दोनों जो वाइंडिंग है, दोनों वाइंडिंग आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है, आपस में जुड़ी हुई नहीं है। इसका मतलब दोनों वाइंडिंग कैसे हैं, ओपन है आपस में। दोनों वाइंडिंग कैसे हैं, आपस में ओपन है। और जहां ओपन सर्किट होता है, ओपन जो सर्किट होता है, ओपन सर्किट में जो प्रतिरोध का मान होता है वो क्या होता है दोस्तों, अनंत होता है। तो इसलिए दोनों वाइंडिंगों के मध्य प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, अनंत होगा। चलिए दोस्तों, फालतू कमेंट्स नहीं करें। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, आप फालतू कमेंट्सों से बचें। आप फालतू कमेंट्स करोगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर आप कैसे भी कमेंट्स नहीं कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए फालतू कमेंट्सों से बचें। आपसे हम बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों। यहाँ सभी लोग पढ़ने के लिए आए हैं और पढ़ाई संबंधी आप कमेंट्स करें, आप क्वेश्चनों का आंसर दें। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग में,
एक सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? एक सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? टर्न की संख्या, फ्लक्स ए बी दोनों, तारों की संख्या और ब्रशेजों की संख्या। एक सेकेंडरी वाइंडिंग यानी ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग, एक ट्रांसफॉर्मर जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें जो ईएमएफ पैदा जो हो रहा है वो किस पर निर्भर करता है? टर्न की संख्या पर, फ्लक्स पर, एवी दोनों, तारों की संख्या और ब्रशेज की संख्या पर। किस पर निर्भर करता है दोस्तों? हेमराज सी आंसर, अभी धाकड़ का सी आंसर है, रामू का भी आंसर सी आ चुका है, चाँद म्यूजिक, नरेंद्र, विश्वेंद्र, पंकज, चंदू, ओम, फौजीराम, सुरेंद्र, हेमराज दौसा, सुमन गुजर, गुड नाइट, ओके गुड नाइट, मनीष कुमार सी आंसर, हेमराज सी आंसर है। चलिए दोस्तों, सबका सी आंसर, बहुत बढ़िया दोस्तों। सी का मतलब है टर्न की संख्या और फ्लक्स पर। देखिए दोस्तों, ई बराबर क्या होता है? 4.44 4.44 एफ एन फाई एम। अब देखिए दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में पैदा होने वाला ईएमएफ समीकरण क्या है? ई बराबर 4.44 एफ एन फाई एम। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में पूछ रहा है तो अंतर यहाँ है, टर्नों की संख्या में, एन में 2 लगा दो बस, तो सेकेंडरी वाइंडिंग का ईएमएफ हो गया। अब देखिए दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर की जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स होती है, प्राइमरी में भी 50 हर्ट्ज होगी और सेकेंडरी में भी 50 हर्ट्ज होगी। और परिवर्तन कौन हो सकता है? एक तो टर्नों की संख्या, टर्नों की संख्या में यदि अपन परिवर्तन करेंगे तो वहां पर ईएमएफ परिवर्तन हो सकता है। और यदि फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाए तो भी वहां पर ईएमएफ परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का संबंध कैसा है दोस्तों? समानुपाती है। फ्रीक्वेंसी का भी संबंध समानुपाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के मान में परिवर्तन अपन इधर से नहीं कर सकते, वो अल्टरनेटर के द्वारा उसमें फ्रीक्वेंसी के मान को कम ज़्यादा किया जा सकता है दोस्तों। और फ्रीक्वेंसी के मान को कम ज़्यादा नहीं करते हैं, फ्रीक्वेंसी का मान है वो स्थिर होता है, और वो कितना होता है? 50 Hz। तो टर्नों की संख्या, ये भी राइट आंसर है, फ्लक्स ये भी राइट आंसर है, तो राइट आंसर क्या होगा? ए बी दोनों, बिल्कुल राइट आंसर है। नहीं, आज जीके की क्लास नहीं होगी सुमन जी, आज जीके की क्लास नहीं है, क्योंकि वैष्णव सर कहीं गए हुए हैं, इसलिए आज जीके की क्लास नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक ट्रांसफॉर्मर में जिस वक्र को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे कहा जाता है? एक ट्रांसफॉर्मर में जिस वक्र का मतलब दोस्तों, वक्र का मतलब है कुंडली, कुंडली बोल लो, या अपन इसको वाइंडिंग भी कह सकते हैं, वाइंडिंग। ट्रांसफॉर्मर के जिस कुंडली यानी जिस वाइंडिंग को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे कौन सी वाइंडिंग कहते हैं दोस्तों? ट्रांसफॉर्मर की जिस वाइंडिंग को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे कौन सी कहते हैं? रामू 19वें में आंसर, चंदू, चलिए कुछ नहीं, पंकज का सी आंसर, चाहत ए आंसर, मनीष ए, सुरेंद्र सी आंसर, सी आंसर, ज्यादातर विद्यार्थियों के सी आंसर है, पंकज, हेमराज, लक्ष्मण, चलिए लक्ष्मण आप काफी दिन में जुड़े हो आज, रोहित कुमार, सुमन गुजर, ओम, चाहत, चलिए सबका ज्यादातर सी आ रहे हैं, कुछ उन्होंने अलग दिया है। देखिए दोस्तों, ये ट्रांसफॉर्मर है, इधर एक वाइंडिंग इधर लगा दी और एक वाइंडिंग इधर की तरफ कर दिया है। अब इसमें कौन सी वाइंडिंग प्राइमरी होगी और कौन सी वाइंडिंग सेकेंडरी होगी दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, यदि मैं इधर से इनपुट सप्लाई इधर से दूं तो ये प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी दोस्तों, और इधर की तरफ यदि हम क्या लगाते हैं दोस्तों? लोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लोड लगाते हैं। तो ये कौन सी वाइंडिंग हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी सेकेंडरी वाइंडिंग। यदि हम इधर की तरफ से इनपुट सप्लाई दें और इधर लोड लगाते हैं तो ये प्राइमरी हो जाएगी और ये सेकेंडरी हो जाएगी। यानी तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मर जिस वक्र को विद्युत ऊर्जा दी जाती है, यानी जिसको सप्लाई दी जा रही है, यानी विद्युत ऊर्जा दी जा रही है, जिसको इनपुट सप्लाई से जोड़ा जाता है, वो कौन सी होती है दोस्तों? वो प्राथमिक वक्र को ही क्या कहते हैं दोस्तों? कुंडली या वाइंडिंग कहते हैं, कुंडली, वाइंडिंग
या इसी का अपन बात करें तो वेस्टर्न भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वेस्टर्न, लपेटे, बर्तन, टर्न, बहुत सारे नाम है दोस्तों वाइंडिंग के। तो प्राथमिक वक्र। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी ट्रांसफॉर्मर के डीसी सप्लाई से जुड़े होने पर क्या होता है? किसी ट्रांसफॉर्मर को यदि डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए, चलिए दोस्तों किसी ट्रांसफॉर्मर को यदि डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए है सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएगी, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग जल जाएंगी, ट्रांसफॉर्मर सामान्य तौर पर काम करेगा, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। यदि ट्रांसफॉर्मर को डीसी सप्लाई दे दी जाए तो ट्रांसफॉर्मर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब आ गया क्वेश्चन समझ में? चलिए दोस्तों, बजरंग सिंह का सी आंसर, बहुत बढ़िया बजरंग भाई साहब। जगदीश मीना डी आंसर, फौजीराम डी आंसर, सुमन डी, बहुत बढ़िया। नरेंद्र, चलिए दोस्तों लक्ष्मण, सर ताप गुणांक के न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहे, आप ऑफलाइन क्लास में आके संपर्क कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, जब मैं आऊँ तब आप आ सकते हो क्लास में, ठीक है, ऑफिस में आके मिल लेना। डी आंसर, चलिए दोस्तों सभी के डी आंसर हैं। प्यू क्यूट गर्ल, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, बिल्कुल यहाँ एक्सप्लेन करके ही बता दिया आपने, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। देखिए दोस्तों, यदि किसी ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर में इंडक्टिव रिएक्टेंस डीसी जो सप्लाई होती है, डीसी सप्लाई में इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी प्रेरकीय प्रतिघात नहीं होता है दोस्तों। प्रेरकीय प्रतिघात क्यों नहीं होता? एक्सएल बराबर क्या होता है? 2πfl, 2πfl होता है दोस्तों। तब डीसी सप्लाई जब हम सप्लाई देते हैं तो डीसी में फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है? शून्य होता है। शून्य होता है, जब किसी संख्या का गुना शून्य से करते हैं तो मान क्या आएगा? शून्य आएगा। इसलिए डीसी सप्लाई में इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। और आई बराबर क्या होता है दोस्तों? आई बराबर होता है B/XL। अब किसी भी संख्या में जब शून्य का भाग दिया जाता है तो मान क्या आता है दोस्तों? मान आता है दोस्तों अनंत आता है। क्या आता है? अनंत आता है। और जब धारा अनंत मान की प्रवाहित होगी तो वाइंडिंग क्या हो जाएगी? वाइंडिंग क्या हो जाती है दोस्तों? वाइंडिंग जल जाती है। वाइंडिंग जल जाती है। और कौन सी वाइंडिंग जलेगी? जिस वाइंडिंग को अपन सप्लाई दे रहे हैं वो वाइंडिंग जलेगी। और सप्लाई कौन सी वाइंडिंग को दी जाती है? प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है। सेकेंडरी पर तो लोड लगाया जाता है। तो प्राइमरी को सप्लाई दे रहे हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग जलेगी दोस्तों। दोबारा देख लीजिएगा, डीसी सप्लाई जो होती है, डीसी सप्लाई में इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस XL बराबर होता है 2πfl और डीसी में फ्रीक्वेंसी का मान शून्य होता है। तो किसी भी संख्या का गुना शून्य से करेंगे तो XL का मान क्या आएगा? शून्य आता है। I बराबर होता है V/XL और XL का मान क्या है दोस्तों? शून्य। अब किसी संख्या में शून्य का भाग देंगे तो मान क्या आएगा? अनंत आएगा। और यानी इसका मतलब धारा का मान क्या हो गया दोस्तों? अनंत हो गया। और जहां धारा अनंत मान की प्रवाहित होगी, अनंत का मतलब है बहुत ज्यादा, बहुत उच्च मान की, और जहां अनंत मान की धारा प्रवाहित होगी वहां बाइंडिंग क्या हो जाएगी? जल जाएगी। और कौन सी बाइंडिंग जलेगी? जिस बाइंडिंग को अपन सप्लाई दे रहे हैं। और कौन सी बाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है? प्राइमरी बाइंडिंग को। तो राइट आंसर डी है बिल्कुल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रांसफार्मर में चुंबकीय कोर या उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रांसफार्मर में चुंबकीय कोर उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी मैं आपको ऐसे समझाऊं, ट्रांसफार्मर में जो कोर बनाई जाती है वो चुंबकीय कोर क्यों बनाई जा रही है? लकड़ी की भी तो कोर बना सकते थे अपन, या प्लास्टिक की कोर बना सकते थे। चुंबकीय कोर बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? नरेंद्र कुमार, डीसी तो डीसी कौन बदलता है? कोई बता सकता है क्या? डीसी टू डीसी तो दोस्तों अपना जो वो है स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग में जैसा आप इनपुट दोगे वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। स्लिप रिंग में आप यदि डीसी दोगे तो डीसी मिलेगा, लेकिन कम्यूटेटर इनपुट आउटपुट यानी इनपुट जो आप दोगे आउटपुट चेंज कर देता है। कम्यूटेटर को आप यदि एसी सप्लाई दोगे तो कम्यूटेटर आपको डीसी देगा, और यदि आप डीसी दोगे तो एसी देगा। ठीक है नरेंद्र जी?
चलिए दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर में चुंबकीय कोर उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? एडी करंट प्रभाव के नुकसान को रोकता है, चुंबकीय हिस्टैरिसीस को दूर करता है, लोहे के नुकसान को कम करता है, सामान्य चुंबकीय प्रभाव पथ के अभाव को कम करता है, सामान्य चुंबकीय प्रभाव पथ के अभाव को बढ़ाता है। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर में चुंबकीय कोर उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? नरेंद्र 21वीं में डी आंसर लगा रहे हैं। हंसराज सैनी क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। हंसराज, बजरंग सिंह सी आंसर है, चाहत म्यूजिक पॉइंट डी आंसर, फौजीराम डी आंसर। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, यानी ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है ये होती है ट्रांसफॉर्मर की, जैसे ये कोर है आपकी, ये ट्रांसफॉर्मर की कोई कोर है और इन कोरों के ऊपर अपन ने क्या कर दी दोस्तों? वाइंडिंग लपेट दी। क्या लपेट दी? वाइंडिंग लपेट दी। ये ट्रांसफॉर्मर है और ट्रांसफॉर्मर की कोर किससे कहते हैं? जिनके ऊपर वाइंडिंग यानी तार लपेटे जाते हैं, वाइंडिंग जो लपेटी जाती है उसे कोर कहते हैं। अब ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है वो जूली सी आकार में बनाई जाती है दोस्तों। किस आकार में बनाई जाती है? जूली सी आकार में बनाई जाती है। अब ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है वो चुंबकीय कोर उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी जो कोर अपन ने प्रयोग किया वो चुंबकीय कोर क्यों लिए? अपन किसी और की भी तो कोर ले सकते थे, लकड़ी की ले सकते थे, प्लास्टिक की ले सकते थे। इसका लेने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य ये है दोस्तों, यानी जो चुंबकीय जो कोर होती है उसका जो रिलक्टेंस होता है, रिलक्टेंस को प्रतिष्ठम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रतिष्ठम। प्रतिष्ठम किसे कहते हैं? रिलक्टेंस किसे कहते हैं? जिस प्रकार धारा प्रवाह का विरोध कौन करता है? प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध होता है जो धारा का विरोध करता है। इसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में रिलक्टेंस होता है जो चुंबकीय बल रेखाओं का विरोध करता है। समझना दोस्तों, जिस प्रकार प्रतिरोध यानी जो परिपथ होता है अपना, जिसमें धारा प्रवाह का विरोध कौन करता है? प्रतिरोध करता है। उसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय बल रेखाओं का विरोध जो करता है उसे क्या कहते हैं? रिलक्टेंस कहते हैं, यानी प्रतिष्ठम कहते हैं। तो अब यहां पर चुंबकीय कोर प्रयोग करेंगे तो इसका रिलक्टेंस और प्रतिष्ठम क्या हो जाता है दोस्तों? कम हो जाता है। यानी चुंबकीय बल रेखाओं में जो बाधा जो उत्पन्न होगी वो कम से कम होगी। इसलिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह पथ का मतलब है मार्ग, यानी चुंबकीय बल रेखाओं के लिए जो ये मार्ग है इसके अभाव को कम करता है। प्रवाह पथ यानी इसमें जो रिलक्टेंस है, प्रतिष्ठम जो मान है, इसके मान को यदि चुंबकीय कोर प्रयोग करेंगे तो वहां पर जो चुंबकीय रिलक्टेंस जो है, प्रतिष्ठम जो है वो कम होगा दोस्तों। भंवर सर, मैं बाड़मेर से हूँ, 2018 में कोचिंग। अच्छा, हमारे पास में आपने 2018 कोचिंग किया है। चलिए दोस्तों, तो आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लगातार हमारे साथ जुड़ें और जो कमी आपने 2018 में छोड़ी थी उस कमी को दोबारा नहीं दोहराते हुए भविष्य में सीख लेते हुए आप अच्छे से तैयारी करें। फौजीराम, मेरा गलत है। चलिए दोस्तों, तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? डी राइट आंसर है। एडी करंट प्रभाव के नुकसान को रोकता है। एडी करंट, यदि आपसे यहां पर कोरों का यह पूछता कि पटलित क्यों प्रयोग की जाती है तो हम कहते हैं एडी करंट, ठीक है। और आपसे पूछता कोर सिलिकॉन स्टील की क्यों प्रयोग की जाती है तो हम आंसर देते चुंबकीय हिस्टैरिसीस को दूर करना। लेकिन यहां ना तो पटलित पूछा है ना आपसे यहां पर सिलिकॉन स्टील पूछा है, यहां आपसे केवल पूछा है चुंबकीय कोर प्रयोग क्यों की जाती है, यानी रिलक्टेंस, यानी जो उसका जो प्रवाह है, जो पथ है, वहां पर निम्न प्रतिष्ठम का पथ प्रदान किया जा सके, निम्न प्रतिष्ठम का पथ प्रदान किया जा सके। समझ में नहीं आया सवाल ही, अच्छा सवाल समझ में नहीं आया, अब आ गया होगा। ओके, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक ट्रांसफॉर्मर में चुंबकीय प्रभाव मार्ग होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको जो रिपीट किया है वही अगला क्वेश्चन है। यदि आप थोड़ा दिमाग लगा के समझेंगे, सेम वही क्वेश्चन है। एक ट्रांसफॉर्मर में चुंबकीय प्रभाव मार्ग, यानी ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है, चुंबकीय बल रेखाएं किसके माध्यम से अपना पथ पूरा करती हैं,
कोरों के माध्यम से, ट्रांसफॉर्मर की कोरों के माध्यम से अपना पथ प्रदान करती हैं। तो वहाँ होना चाहिए उच्च अनिच्छा। इस अनिच्छा को ही दोस्तों रिलक्टेंस कहते हैं, रिलक्टेंस कहते हैं। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदी में इसको प्रतिष्ठम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिष्ठम कहते हैं। दोबारा बता देता हूं, जिस प्रकार धारा प्रवाह का विरोध प्रतिरोध करता है, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय बल रेखाओं का विरोध करता है, उसे रिलक्टेंस और हिंदी में प्रतिष्ठम कहते हैं दोस्तों। तो चुंबकीय जो प्रवाह मार्ग है, चुंबकीय प्रवाह का जो पथ है, वो कैसा होना चाहिए? निम्न रिलक्टेंस वाला होना चाहिए, निम्न प्रतिरोध वाला होना चाहिए, उच्च चालकता होना चाहिए, निम्न अनिच्छा यानी निम्न रिलक्टेंस वाला होना चाहिए, एसी दोनों होना चाहिए। किशोरीलाल 22वीं में डी आंसर निम्न अनिच्छा। ताराचंद का भी डी आंसर, बजरंग बी आंसर, विश्वेंद्र डी आंसर, अभी धाकड़ डी आंसर, जगदीश मीणा डी आंसर। बिल्कुल दोस्तों, देखिए मैंने अभी आपको बताया अनिच्छा का मतलब क्या है? रिलक्टेंस, और ये निम्न होना चाहिए, तो निम्न रिलक्टेंस, निम्न रिलक्टेंस। जैसे अपन कोई चालक लेते हैं, चालक कौन सा लेंगे? जिसका प्रतिरोध क्या हो? निम्न हो। इसी प्रकार अपन जहां पर भी चुंबकीय प्रवाह मार्ग की आवश्यकता होगी, वहां एक ऐसी धातु वाला पदार्थ प्रयोग में लेंगे जिसका रिलक्टेंस क्या हो? निम्न हो, जो चुंबकीय बल रेखाओं का कम से कम क्या कर सके? विरोध कर सके। निम्न रिलक्टेंस होना चाहिए, तो चुंबकीय प्रवाह मार्ग होना चाहिए निम्न रिलक्टेंस। तो राइट आंसर है दोस्तों डी, राइट आंसर है। सर आपकी क्लास 9 बजे तक नहीं, अभी अपने 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, बस अभी 10 मिनट में खत्म करते हैं। ट्रांसफॉर्मर कोर के निर्माण के लिए सामान्यतः प्रयुक्त पदार्थ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है, वो कोर किसकी बनाई जाती है? ऑप्शन ए है दोस्तों आपके सामने, कास्ट आयरन, कार्बन, सिलिकॉन स्टील और स्टेनलेस स्टील। ट्रांसफॉर्मर की कोर किसकी बनाई जाती है दोस्तों? तो ट्रांसफॉर्मर कोर के निर्माण में के लिए सामान्यतः प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है दोस्तों? शमशेर सबसे पहले डी आंसर, अभी धाकड़ का सी आंसर, जगदीश सी आंसर, चाहत का ए आंसर है, विश्वेंद्र सी, सुरेंद्र सी आंसर, रोहित क्रिकेट लवर सी आंसर, सुमन गुजर सी आंसर, ताराचंद, नरेंद्र सी, फौजीराम का सी। चलिए फौजीराम, आज आपने पूरी क्लास ली है, अच्छा लगा। हंसराज, सिलिकॉन स्टील, राइट आंसर क्या है दोस्तों? सिलिकॉन स्टील। याद रखना दोस्तों, जहाँ पर भी बाइंडिंग लिपटी हुई है, यानी जहाँ पर भी कुंडली बनाई गई है, वेस्टर्न है, वाइंडिंग है, और वहाँ यदि एसी धारा है, जहाँ पर भी वाइंडिंग है और वहाँ एसी धारा प्रयोग की जा रही है, या एसी धारा पैदा हो रही है, या एसी धारा उसको हम दे रहे हैं, तो याद रखना वहाँ पर कोर सिलिकॉन स्टील की प्रयोग की जाती है। फिक्स बना लेना दोस्तों इसको। यानी जहाँ पर भी वाइंडिंग लिपटी हुई है और वाइंडिंग में एसी धारा प्रवाहित की जा रही है या एसी धारा पैदा हो रही है, जैसे अपना जनरेटर जो है वो एसी पैदा कर रहा है आर्मेचर में, और यदि बात करें जैसे अपन जो है अपना अल्टरनेटर है या फिर सिंक्रोनस मोटर है, इसके सिंक्रोनस मोटर जो है उसको 3 फेज सप्लाई दी जाती है। तो जहाँ पर भी सप्लाई दी जा रही है या उसमें पैदा हो रही है और कौन सी हो रही है? एसी, तो वहाँ फिक्स कर लेना कोर सिलिकॉन स्टील की होगी। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांसफॉर्मर एसी पैदा कर रहा है, इसलिए कोर किसकी होगी? सिलिकॉन स्टील की। जनरेटर है, उसके आर्मेचर में एसी पैदा होता है, इसलिए वहाँ कोर किसकी होगी? सिलिकॉन स्टील की। अल्टरनेटर है, वहाँ भी कोर सिलिकॉन स्टील की। सिंक्रोनस मोटर है, जहाँ 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं एसी, कोर सिलिकॉन स्टील की। जहाँ भी एसी सप्लाई दी जा रही है या उसमें एसी पैदा हो रही है, वहाँ कोर सिलिकॉन स्टील की होगी दोस्तों। चलिए फौजीराम, अब रोजाना लूँगा क्लास, क्योंकि आज मैंने रिचार्ज करा लिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। प्यू क्यूट गर्ल, सिलिकॉन
स्टील हिस्टेरेसिस क्षति को कम करने के लिए। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी ट्रांसफॉर्मर का कोर खाली जगह के लिए लेमिनेटेड किया जाता है। किसी ट्रांसफॉर्मर का कोर खाली जगह के लिए लेमिनेटेड किया जाता है उच्च आवृत्ति को कम करने, निम्न आवृत्ति को बढ़ाने, झोंकेदार एडी करंट हानि को कम करने, झोंकेदार एडी करंट हानि को कम करने। झोंकेदार दोस्तों एडी को बोला है, एडी को यहाँ क्या बोला है, झोंकेदार। ट्रांसफॉर्मर की कोर लेमिनेटेड क्यों बनाई जाती है दोस्तों? बजरंग सिंह राम राम, आपके लिए भी राम राम। क्रिकेट लवर मुझसे कहा भाई। फौजीराम सी आंसर। मनोज कुमार सैनी 11वें में यह आंसर लगा रहे हैं। सुरेंद्र सी क्रिकेट लवर सी आंसर। जगदीश मीणा सी, नरेंद्र, हेमराज, विश्वेंद्र, ताराचंद, रोहित। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। सुमन गुजर सी है। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का सी आंसर है। देखिए दोस्तों, कोर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोर बनाई जाती है, कोर किसकी बनाई जाती है ट्रांसफॉर्मर की? सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पटलित, लेमिनेटेड व पटलित, लेमिनेटेड व कैसी बनाई जाती है दोस्तों? पटलित बनाई जाती है, लेमिनेटेड व पटलित। अब सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाई जाती है? हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए, हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कोर पटलित क्यों बनाई जाती है? पटलित बनाई जाती है भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, भंवर धारा हानि कम करने के लिए। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है, यानी कोरों को लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है? लेमिनेटेड का मतलब है वार्निश की परत चढ़ाना। वार्निश की क्या जमा दी जाती है? उनको परत जमा दी जाती है, जिससे पत्तियां आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े नहीं, यानी वो पृथक रहे, इसलिए उस पर वार्निश की परत चढ़ाई जाती है और भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। अब आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आ जाए, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पटलित क्यों बनाई जाती है? एक में ही दे दिया, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पटलित क्यों बनाई जाती है, तो एक ही शब्द में आंसर होगा, लो हानि को कम करने के लिए, लो हानि को कम करने के लिए। लो हानि को कम करने के लिए कोर सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पटलित बनाई जाती है। सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाई जाती है? हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए। और लेमिनेटेड पटलित क्यों बनाई जाती है? भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। यहां आपसे लेमिनेटेड पूछ रहा है, इसलिए राइट आंसर होगा सी। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विक्की राजपूत सी, विक्की राजपूत बहुत लेट जुड़े हो आज, कभी नहीं बोलेंगे वीडियो की। क्रिकेट भाई का देना अगली बार रिचार्ज बहुत बहुत। चलिए दोस्तों, एक ट्रांसफॉर्मर में इस्तेमाल लेमिनेशन की मोटाई आमतौर पर होती है, यानी ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है वो लेमिनेटेड बनाई जाती है, पटलित बनाई जाती है। कोरों की मोटाई कितनी रखी जाती है दोस्तों? 0.3 से 0.5 mm, 4 mm से 5 mm, 14 mm से 15 mm, 25 mm से 40 mm और 40 mm से ऊपर। ट्रांसफॉर्मर की कोर की मोटाई कितनी रखी जाती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तो दोस्तों मज़ा आ गया, काफ़ी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और आंसर जैसे ही क्वेश्चन पूरा होता है उससे पहले आंसर आ जाता है और लगभग सभी के राइट आंसर आए हैं। ऐसी थ्योरी में संख्या लगभग कम थी, आज तो अच्छी खासी संख्या है, क्योंकि टॉपिक इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ट्रांसफॉर्मर है ही टॉपिक इंटरेस्टिंग। चलिए, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कोरों की जो मोटाई की बात करें, कोर की जो मोटाई रखी जाती है 0.35 mm से 0.5 या 0.50 भी लिखा मिल सकता है आपको। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांसफॉर्मर में ये रखी जाती है दोस्तों। और यदि आपसे जनित्र की पूछे, जनित्र में जो होता है वो 0.35 से 0.6 mm होती है दोस्तों। जनित्र में इतनी होती है दोस्तों। तो अपना राइट आंसर 0.3 से 0.5 mm, यानी जो पटलित कोर जो बनाई जाती हैं, पत्तियों के आकार में जो कोर बनाई जाती है, उनका आकार कैसा होता है दोस्तों? 0.3 से 0.5
5 होता है दोस्तों। राज धाकड़, बिल्कुल राज धाकड़, बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो दोस्तों ये थी ट्रांसफॉर्मर की पहली क्लास। यदि आपको क्लास कैसी लगी है दोस्तों, आपको यदि क्लास अच्छी लगी है तो एक बार आप थम्स अप करके बताएं। और जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो सभी विद्यार्थी एक बार बताएं कि वीडियो आज आपको कैसी लगी है। नाइस क्लास सर। सुमन गुजर का सबसे पहले नाइस क्लास। विश्वेंद्र गुड नाइट, आपके लिए भी गुड नाइट। बिल्कुल। तो दोस्तों आपका स्नेह प्यार इस तरीके से बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ें। और जो विद्यार्थी नहीं जुड़ पा रहे हैं, नहीं क्लास ले पा रहे हैं, उनको भी एक बार वीडियो को आप शेयर कर दिया करो जुड़ने से पहले, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, तो आपका भाई भी, यदि कोई दोस्त है, भाई है, वो भी पढ़ेगा तो उसको भी ज़रूर कहीं ना कहीं इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। रोहित कुमार, बिल्कुल धन्यवाद आपके लिए। विक्की राजपूत, धन्यवाद। गुड, एकदम झक्कास, बिल्कुल धन्यवाद आपके लिए, एकदम बढ़िया। राज धाकड़, एकदम गजब, गुड नाइट, आपके लिए भी गुड नाइट। नाइस क्लास। पीयू, वेरी नाइस क्लास। गुरुदेव। फौजीराम, भीगते रहते हैं बारिश में अक्सर, कभी मांगी किसी ने पना तो हसरतें पूछी हो तो। चलिए दोस्तों, फौजीराम बहुत बढ़िया। पंकज सर कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। आजकल आप पता नहीं आप कहाँ रहते हो, क्लास नहीं ले पा रहे हो। राज धाकड़, गुड नाइट, आपके लिए भी गुड नाइट। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। जुड़ना ना भूलिएगा। शाम को 7 बजे ट्रांसफॉर्मर की पार्ट नंबर 2 MCQ सीरीज लेकर आऊँगा। देखिए दोस्तों, 6 दिन लगातार अपनी क्लास ट्रांसफॉर्मर की चलने वाली है। एक से एक इम्पोर्टेंट और एक से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं, तो क्लास को मिस नहीं करें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट दोस्तों।